लंदन में हिथरो नाम से एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान का एक लड़का जिसका नाम प्रदीप सैनी है, जो कि वहां पर टैक्सी चलाता है। उससे लगभग 26 साल से एक ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर तुम बच कैसे गए। लेकिन वो एक सवाल जब उसे 26 साल से लगातार पीछा कर रहा है, वो लड़का कई बार तो खामोश भी हो जाता है, क्योंकि सवाल पूछने वाले एक दो नहीं है बल्कि 1-2 लाख लोग अब तक उससे पूछ चुके हैं कि तुम बच कैसे गए। हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति जो लंदन में रहता है, उसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके नाम से उसे जानता नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिया था। लंदन की सरकार भी हिल गई थी, लंदन का कानून भी, अदालत भी उसकी उस कारनामे को देखकर हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आज की कहानी वाकई हैरान करने वाली कहानी है, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है कि कई बार इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में घिर जाता है, परेशानियों में घिर जाता है, चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो करियर की हो, या फिर वो कुछ भी हो, तो वो इंसान कुछ भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है। आज की इस कहानी में दो सगे भाई जिन्होंने ऐसा कदम उठाया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हिंदुस्तान और ब्रिटिश की। दरअसल अक्टूबर 1996 की बात है। एक दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज ब्रिटिश एयरवेज उड़कर जब सीधा लंदन पहुंचता है, वहां के जो एयरपोर्ट होता है हिथरो एयरपोर्ट, वहां पहुंचता है। जैसे वो लैंडिंग करता है, तभी उसमें लगेज, जो सामान होता है, जो बैग्स होते हैं या फिर कोई भी सामान होता है, उस बैग को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठे हुए दो लोग थे, एक गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, दूसरा उसके साथ जाता है। जैसे ही वो उस हवाई जहाज के करीब पहुंचते हैं, तो थोड़ा अंधेरा था और अंधेरे में उन्हें एक चीज दिखाई देती है जो कुछ अलग दिखाई दे रही थी। उस अलग सी चीज को जब वो उसके पास जाकर देखते हैं, तो एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कपकपा रहा है। वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि वो पूरी तरह से जम चुका है। बस इसी बात की सूचना तुरंत वो एयरपोर्ट के जो कानून व्यवस्था होती है, देख रेख जो होती है, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है, उनको सूचना दी जाती है। वो तुरंत मौके पर वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर उस व्यक्ति को देखते हैं, तो उसकी सांसें चल रही हैं। ऐसा लग रहा था वो जीना तो चाहता है, लेकिन शरीर उसका पूरी तरह से जवाब दे चुका है, शायद वो अब बच ना पाए। लेकिन आनन फानन ही उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है। 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। सिर्फ सांसें थी जो धीरे धीरे चल रही थी। और लगभग 4 दिन के बाद जब उसको होश आता है, तो होश आने पर सबसे पहले वो एक ही सवाल पूछता है कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। दरअसल उस लड़के का नाम है प्रदीप सैनी, जो कि हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। और उसका जो छोटा भाई है उसका नाम विजय है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। और ये लड़का 23 साल का होता है, जो कि एक हॉस्पिटल में 4 दिन से वहां की सरकार, वहां की पुलिस सिर्फ उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में जब आता है, एक ही बात बार बार पूछता है, रट लगाए हुए होता है कि मेरा भाई भी तो मेरे साथ था। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या मामला है। जब उससे बातचीत की जाती है, हिंदुस्तान के ऑफिसर्स का सहारा लिया जाता है। वो सिर्फ हिंदी में बात कर रहा था और वहां के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, या उनकी जो मुख्य भाषा होती है वो बोल रहे थे। उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ रोए चले जा रहा था। उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कैसे तक यहाँ तक पहुंचा। उसको वाकई सचमुच होश नहीं था। पुलिस वाले जब उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसने अपने बारे में बताया कि वो हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और उसका नाम खालिस्तानी से जोड़ दिया गया था। उसका नाम आतंकवाद से जोड़ दिया गया था, उसका नाम क्राइम से जोड़ दिया गया था। लगभग 1 साल तक उसका और उसके भाई का पुलिस पीछा कर रही थी। पंजाब पुलिस का भी उसके जो शोरूम है जहां पर वो काम करते थे, वो मैकेनिक थे, या तो वहां पुलिस पहुंच जाती थी,
या फिर उसके घर पर भी पुलिस पहुंच जाती थी या उसके पिताजी को परेशान करती थी। लगातार 1 साल से वो इधर उधर भाग रहे थे। तभी दोनों सगे भाइयों ने यानी कि प्रदीप सैनी ने और दूसरा विजय सैनी ने एक फैसला लिया, एक प्लान बनाया कि भैया जब हमारे यहाँ के गांव के आसपास के बहुत सारे लोग विदेशों में है, कनाडा में है, कोई रूस में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो फिर हम लोग भी वहां चलते हैं, पुलिस हमारा पीछा भी वहां नहीं करेगी और यहाँ से हम चले भी जाएंगे। वैसे भी हमने कुछ क्राइम तो किया नहीं है। वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे घरों में जाते हैं जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग विदेशों में गए हुए थे। वो कैसे जाते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लगातार कई दिनों तक वो ऐसे ही करते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक एजेंट मिल जाता है और वो एजेंट से कहते हैं कि हम लोग विदेश जाना चाहते हैं। जब विदेश का नाम आता है तो वो पूछते हैं कि कहाँ जाओगे। वो कहते हैं कि या तो कनाडा भेज दो या फिर ब्रिटिश भेज दो। ब्रिटिश कनाडा कहीं भी हमें भेज दो, लेकिन हम यहाँ रहना नहीं चाहते। अब उनके पास ना तो कोई पासपोर्ट था, ना कोई वीजा था और ना ही उनके पास पैसे थे। हालांकि कुछ थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जमा किए हुए थे, वो पैसे एजेंट ने ले लिए थे। एजेंट ने कहा कि तुम्हारे पास वीजा और पासपोर्ट नहीं है तो हम तुम्हें ऐसे जो 1 नंबर का रास्ता होता है वैसे तो भेज नहीं सकते, लेकिन हाँ एक तरकीब जरूर है। जो लगेज रखा जाता है हवाई जहाज के अंदर, बहुत सारे यात्रियों का सामान होता है, बैग्स होते हैं, तो उन्हीं सामान के साथ तुम्हें शिफ्ट कर देंगे और तुम यहाँ से लंदन जा सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होने वाली। पैसे ले लेता है वो एजेंट और एजेंट कहता है कि इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते। इसी तरह से महीने दर महीने बीत जाते हैं, काफी दिन बीत जाते हैं और सितंबर 1996 की बात है। दोनों भाई अपना पंजाब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और वहां जाकर जब अंदर एयरपोर्ट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास में वीजा और पासपोर्ट तो था ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया, अंदर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। कहा कि जब तक तुम्हारे पास टिकट नहीं होगा, वीजा नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल अलग चले जाते हैं। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, पैसा उनके पास था ही नहीं, करते भी क्या। लेकिन इधर उधर से वैसे लोगों से मदद मांग मांग कर वो अपना 10-12 दिन ऐसे ही गुजार देते हैं और बस 10-12 दिन गुजारने के बाद ये सोचते हैं कि आखिरकार एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की जाए तो कैसे की जाए, हमें एंट्री कैसे मिल सकती है। वो उस एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। 21 एकड़ में फैला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें अंदर वो जाने का जो रास्ता तलाश कर रहे थे तो आखिरकार रास्ता मिल ही जाता है, क्योंकि हर जगह तो सुरक्षा या सिक्योरिटी गार्ड्स हो नहीं सकते। तो वो एक ऐसी दूर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से एयरपोर्ट पर आना आसान हो जाता है। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी और वहां से एंट्री करने के बाद वो फिर धीरे धीरे वहां उस जगह जाने की कोशिश करते हैं जहां से हवाई जहाज लैंडिंग करते थे, उड़ते थे। वो धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस 10 या 12 दिन की रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पता लगा लिया था कि लंदन के हवाई जहाज किस जगह से उड़ते हैं और वो उसी जगह पर, उसी इशारे पर, उसी जो एयरपोर्ट है कहाँ पर, किस जगह पर हवाई जहाज रुकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज छोटा मोटा तो होता नहीं है, हवाई जहाज तो बड़ा होता है। इसीलिए वो बड़ी जगह पर चयन करते हैं, बड़ी जगह को चयनित करते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से अक्टूबर का महीना आ जाते हैं, रात के समय की बात है और एक हवाई जहाज जो कि लंदन की ओर उड़ने की तैयारी कर चुका था। बस जब सब कुछ उसको हरी झंडी मिलने वाली है, सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, तभी वो लोग सुरक्षा गार्ड को बताते हुए सीधे उस हवाई जहाज के नजदीक पहुंच जाते हैं। और हवाई जहाज जब उड़ने वाला होता है तो दोनों ही भाई ये तैयारी करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों को लैंडिंग गियर के पास जाकर बैठना है। लैंडिंग गियर जो हवाई जहाज के पहिए होते हैं पिछले वाले, उन पहियों के पास में उनके अंदर करने के बाद भी इतनी जगह खाली वहां पर रह जाती है कि एक आदमी वहां खाली आराम से बैठ सकता है। और दोनों भाइयों ने ऐसी ही जगह जहां दोनों जो पहिए थे, एक पहिए पर बड़ा भाई बैठ जाता है
और उसके सामने जो दूसरा पहिया होता है उस पर छोटा भाई बैठ जाता है। और वो हवाई जहाज जब अपनी रफ्तार पर आता है, उड़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि वो लगभग 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई हवाई जहाज अगर दौड़े तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो सकती है। दोनों भाई बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं, भैया तुम ठीक हो, बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी मंजिल बहुत करीब है, अब वो सीधा लंदन ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज अब अपनी रफ्तार पर था तो बहुत जोर का शोर होने लगता है, आवाज होने लगती है। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊंचाई पर जा रहा था वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल जो था वो कम होता जा रहा था। ऐसी कंडीशन में जब इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोनों भाई हवाई जहाज के साथ साथ उड़ रहे थे इतनी ऊंचाई पर। आपने सुना होगा जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है वो है 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लेकिन कोई भी हवाई जहाज लगभग 40,000 फुट मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। अब 40,000 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 4 गुना ज्यादा ऊंचाई पर वो हवाई जहाज उड़ रहा था। वो बैठ तो जाते हैं, शोर शराबा ये सब कुछ होता रहता है और वो सीधा लगभग 10 घंटे का सफर तय करने के बाद हवाई जहाज जो होता है लंदन, जब लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर जाकर के उतरता है तो उसको एक व्यक्ति मिल जाता है। और व्यक्ति जब मिलता है तो वो व्यक्ति जो कि लगेज को उठाने के लिए आया था और 4 दिन के बाद उनको होश आता है और 4 दिन के बाद होश आने के जस्ट बाद वो अपने भाई की पूछता है कि मेरा भाई विजय कहाँ है। विजय छोटा है, 19 साल की उम्र थी, लेकिन जब उसकी तलाश करने की कोशिश की जाती है लंदन से दिल्ली तक के जितने भी एयरलाइंस होते हैं, जितने भी एयरलाइंस जाती है उसी रास्ते के इर्द गिर्द तलाश करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसके दूसरे वाले भाई को हवाई जहाज के उस लैंडिंग एयर के आसपास जब तलाशा जाता है लेकिन वहां पर सिर्फ खाने पीने की ही चीजें मिलते हैं, पानी मिलती है या फिर कुछ बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने लेकिन उसका भाई नहीं मिलता। तभी 2-4-5 दिन के बाद एक खबर आती है और खबर आती है रिचमंड सैरो, ये भी लंदन का ही एक एरिया है। वहां पर एक लाश मिलती है और अब ये जो लाश मिलती है पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका था और उसके दिमाग की जो नसें थी वो फट चुकी थी, इसलिए वो मर जाता है। उसकी जो टाइमिंग देखी जाती है उसके मिलने से लेकर और जब एयरपोर्ट से दिल्ली से हवाई जहाज उड़ता है तो पता चलता है कि हवाई जहाज के उड़ने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ही विजय ने दम तोड़ दिया था। उसके दिमाग की नसें फट चुकी थी, वो मर चुका था क्योंकि वो उस लड़ाई को लड़ नहीं पाया था। जबकि जो प्रदीप होता है उसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान थे, हैरान थे कि आखिरकार ये कैसे बच गया। भाई के तस्वीर दिखाई जाती है, प्रदीप उसको पहचान लेता है, कहता है कि हाँ ये मेरा ही भाई है। अपने भाई को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि करते तो क्या करते, यहाँ आए तब भी मर गए और पंजाब में रहते तो पुलिस वाले उनको जेल में डाल देते क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों के साथ उनके जो कनेक्शन जोड़ दिए थे और कई तरह के क्राइम के साथ उनके कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। भाई भाई का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, अपने भाई को याद करके बहुत बुरी तरह रोता है। लेकिन जो उसने काम किया था वो गैर कानूनी था। किसी भी देश में हम अगर जाते हैं तो हमारे पास वीजा पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है और या फिर हम हवाई जहाज से जाएं या पानी के जहाज से जाएं, लेकिन एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक कायदा होता है। उस कायदे के साथ वो नहीं गया था, उसने नियम तोड़ा था और वहां की सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको फिर लंबे समय तक लगभग 18 साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रही और जितने भी लोग चाहे वो जेल में हो या फिर कानून से जुड़े लोग हों या फिर अदालत में हो, हर कोई उससे एक ही सवाल करता था कि आखिरकार तुम बच कैसे गए। ये तो मुमकिन ही नहीं है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे जो तापमान की गिरावट होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। हवाई जहाज जितनी ही ऊंचाई पर जाता है इतनी ही -60 यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर तापमान गिर जाता है, माइनस में चला जाता है।
यहाँ इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है, जीरो पर चल जाता है तो भी इंसान क्या बर्फ बन जाता है। अगर -60 डिग्री में जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा अच्छा इंसान जम जाएगा, लेकिन वो जमा जरूर था, लेकिन उसके सांसें जरूर उसमें बची हुई थी, फिर भी ठीक हो जाता है। लंबे समय तक केस चलता है। जज साहब उससे यही सवाल करते हैं कि तुम बच कैसे गए। बचना तो वाकई उसकी किस्मत थी। डॉक्टर लोगों ने जब उसके बारे में रिसर्च किया, उसकी बॉडी को जो साइंटिफिक रीजन तलाशने की कोशिश की, तो उससे पता चलता है कि जैसे ही वो हवाई जहाज के अंदर बैठा था, लैंडिंग गियर के अंदर छुपा हुआ बैठा था, तो पता चलता है कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद ही कर दिया था। ऐसे समझ लीजिएगा जैसे कि वो मर चुका था, जिंदा नहीं था, एक लाश के रूप में वो उड़ा था। और जैसे ही वो लाश के रूप में उड़ा था, उसके कान, उसकी नाक, ये जो पार्ट्स थे, अक्सर होता है कि हमारे जो कानों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, उसके कान सुरक्षित थे। हालांकि उसको महसूस जरूर हुआ था जैसे कि उसके शरीर के हिस्से फट रहे हैं, बहुत तेजी के साथ हवा चल रही थी, लेकिन उसने उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, उससे लड़ाई लड़ने की क्षमता थी, जो 40,000 मीटर की ऊंचाई पर सब चल रहा था, तो वो जीत जाता है। और जीतने के बाद, लेकिन वो पहली लड़ाई मौत से जीतता है और दूसरी लड़ाई वो 2014 में लंदन की सरकार से जीत जाता है। लंदन की सरकार उससे बहुत खुश होती है, कहती है कि वाकई तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है जो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन गलत तो किया है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ की नागरिकता देते हैं और तुम जो अपना काम है, जो काम हिंदुस्तान में मैकेनिक का काम करते थे, गाड़ी चलाने का काम करते थे, तुम यहाँ काम कर सकते हो। तब से वो ही लड़का प्रदीप सैनी अपने भाई को लेकर तो खैर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन अक्सर लोग उससे एयरपोर्ट पर जो टैक्सी चलाता है, लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम बच कैसे गए। वो बच तो गया, और इसी बीच में उसकी शादी भी हो जाती है, दो उसको बेटे पैदा होते हैं और वो वही उसकी नागरिकता उसको मिल जाती है और अपनी जिंदगी को वही वो गुजर बसर कर रहा है। आज शायद ही हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो, कोई ऐसा देश हो जो उस लड़के को उसके नाम से ना पहचानता हो। उसका एक फोटोग्राफ है जो अक्सर वायरल होता रहता है। साथ ही ये खबर तब ज्यादा सुर्खियों में आई थी, तब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया था और तालिबानी अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज में बैठकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी संख्या में लोग इधर उधर चिपक जाते हैं, लटक जाते हैं, लेकिन जब हवाई जहाज अपनी पूरी रफ्तार पर आता है और पूरी उड़ान भरता है, तो अधिकांश लोग मर जाते हैं, यानी कि कोई भी उस हवाई जहाज में बच नहीं पाता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको अवेयर करना है। तो खासकर पुलिस के लिए एक संकेत है, एक संदेश है कि किसी ने अगर कोई अपराध नहीं किया है तो बिना सोचे समझे, बिना जाने उसके पीछे ऐसा भी नहीं पड़ना चाहिए कि आदमी इतना मजबूर हो जाए कि अपना देश छोड़ने के लिए, वो भी ऐसा देश छोड़े कि पराया प्रदेश ही बन जाए।